नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बीजेपी का मिशन झारखंड। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकनी शुरू कर दी है। यह तय कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में सरकार हम ही बनाएंगे। हालांकि सीटें घट रही हैं, लेकिन जीत के पीछे दावा क्या है, इस पर भी चलते हैं। पहले देख लीजिए यह रिपोर्ट से समझ लीजिए कि किस तरीके से ताल ठोकी जा रही है। बीजेपी ने ठोका ताल, झारखंड में बनाएंगे सरकार। लोकसभा के बाद अब मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति पर मंथन। शाह नड्डा जल्द आएंगे झारखंड, करेंगे चुनावी शंखनाद। शाह ने कहा कैसे जीतेंगे झारखंड, बनाएं इसका ब्लूप्रिंट। लोकसभा चुनाव के खत्म हुए 15 दिन भी नहीं बीता है। केंद्र में सरकार गठन के 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी अपनी अगली मुहिम में जुट गई है। केंद्र के बाद अब झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी के तहत बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया है, बल्कि जीत के लिए दिल्ली में बड़े नेताओं ने रणनीति पर भी मंथन किया। अगले 5 महीना में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे जाना होगा, इसका ऊपर पूरा मंथन हुआ। और लोकसभा चुनाव का जो हमें एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ झारखंड से, उससे हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा हूँ, लेकिन सबको मिलके एक साथ मिलके काम करना है, एक रणनीति बना के आगे बढ़ना है। सभी विधानसभा सीटों के समीकरण पर विस्तार से चर्चा। विपक्ष के आरोप पर तर्क के साथ बात रखने का निर्देश। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को बेहतर तरीके से उठाने का फैसला। आदिवासी बेटियों से शादी और उनकी जमीन हड़प रहे घुसपैठिए। माइक्रो लेवल पर बैठक कर आदिवासियों को जागरूक करने का निर्देश। हालांकि जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, झारखंड में सिर्फ झारखंड के हेमंत का चलेगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने सरकारी खर्च पर शुरू की है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री और असम के मुख्यमंत्री को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है। वो दल ही चुनाव के बाद उसका भयभीत है ना, इसीलिए वो एबीसी हाई तोबा कर रहा है। लेकिन हमारा महागठबंधन बड़ा मजबूत है, जितना है कुछ करे, ये हम लोग बहुत मजबूत के साथ आगे भी हम लोग रहेंगे। इनके जितने भी ये अपने फार्मूले ला रहे हैं, ये सारे फार्मूले इनके फ्लॉप हो जाएंगे। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। कोई कहीं से भी कोई आ जाए, आसमान से टपक जाए या कहीं से कोई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास करके झारखंड में झारखंड का हेमंत चलेगा, आसाम का हेमंत थोड़ी ही चलेगा। कौन जानता है इन्हें? गांव देहात सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चले जाइए, ग्रामीणों से पूछ लीजिए, कोई न शिवराज सिंह चौहान का नाम बता पाएगा, ना हेमंत विश्व शर्मा का नाम बता पाएगा। हेमंत है तो हिम्मत है, मतलब हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि भाई वाजपेयी जी को हटाना है कि नहीं हटाना है, बाबूलाल मरांडी जी को हटाना है कि नहीं हटाना है। तो तत्काल एक व्यवस्था दी गई कि जो सरकारी खर्चे पे जा करके चुनावी गतिविधियों को तेज कर सके, वैसे लोगों को भेजा जाए, ताकि जो है बाकी सारी सुविधाएं वो अवेल भी करें और भारतीय जनता पार्टी का काम करें। इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश झारखंड में भी सत्ता तक पहुंचने की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। ऐसे में बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर, रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट आपने देखी। सीटें घट रही हैं, दावे बढ़ रहे हैं। वहीं जेएमएम ने भी इसको चैलेंज की तरह लिया है, कांग्रेस ने भी चैलेंज की तरह लिया है। कई तरीके की सुधार की बातें भी हैं। समझते हैं कैसे थमेगा, कैसे बढ़ेगा मिशन झारखंड। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका।
कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सन्नी जी हैं। सन्नी जी स्वागत है आपका। और जेएमएम से हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री है। तनुज जी स्वागत है आपका। सवाल भाजपा का तो भाजपा से ही सवाल होना भी चाहिए। प्रतुल जी, कैसे बढ़ाएंगे मिशन झारखंड, कैसे साधेंगे झारखंड की जनता को? विधानसभा में 57 सीटों पर बहुमत था जब लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने जीत दर्ज की थी। 12 सीटों पर आप लोगों की जीत हुई थी एनडीए की। इस बार आप लोग 8 सीटों पर 9 सीटों पर हैं, लेकिन आपका विधानसभा क्षेत्र का दायरा घट गया है। 50 सीटों पर आजसू और भाजपा मिलाकर इस वक्त बहुमत पर रही 50 विधानसभा क्षेत्रों में। देखिए, चुनाव में उतार चढ़ाव लगा रहता है। आप पिछले 2 चुनावों की तुलना अगर कर ले झारखंड की, जो लास्ट चुनाव हुआ था वो तो सभी जानते हैं, लोकसभा का भी तुरंत चुनाव हुआ था। उसके पहले विधानसभा चुनाव 2019 में हुआ था। उस समय जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको 52 लाख कुल वोट आए थे, हमें 50 लाख आए थे। आजसू हमारे साथ नहीं था एनडीए फोल्डर में, उससे 7 लाख वोट आए थे। तो सिर्फ बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 2 लाख वोट के फासले से हम पीछे रह गए थे महागठबंधन के। और सीटों की बात करें तो ये अंतर काफी बड़ा हो गया था। आजसू के साथ अगर हम मिलकर लड़ते तो 11-12 सीटों पर शायद और आगे रहते। इस बार के वोटों का परसेंटेज का एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, बीजेपी को 44.58% आए इस चुनाव में, आजसू को 2.66% आया, यानी हमें मिलाकर 47.2% वोट आए। और कांग्रेस को 19.18, जेएमएम को 14.65, आरजेडी को 2.18 और सीपीआईएमएल को 2.11। यानी इनको अगर सारे वोटों को अब जोड़ दे तो ये करीब 38% वोटों के आसपास आते हैं। हमसे 9% वोट ये अभी भी पीछे हैं। हाँ ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने 12 सीटें जीती थी, इस बार हमारी संख्या घटकर 9 हो गई है। लेकिन अगर आप दुमका की देखें तो वो क्लिफ हैंगर था, वो एकदम जो कहते हैं ना कि वो लास्ट ओवर जो सुपर ओवर होता है वैसा टाइप का चल रहा था। कभी वो आगे कभी हम आगे। खैर, वो अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। जेब में वो सीट जीत गई 22,000 वोटों से। तो कुल मिलाकर देखें तो हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी। हमारे 2 बहुत अनुभवी प्रभारी नियुक्त हुए और ये सभी राष्ट्रीय दल में होता है। जैसे अभी प्रभारी चुनाव, कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मीर साहब हैं, तो हमारे भी माफ की जगह प्रभारी हैं मीर साहब, और चुनाव प्रभारी की शायद नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ प्रभारी लक्ष्मीकांत जी है। बहुत सुलझे हुए, बहुत ही पुराने नेता हैं। और 2 बड़े नेता, शिवराज जी, जिनको पूरा दुनिया मामा के नाम से जानता है, 17 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री हैं, एक लंबा अनुभव है। और उनके बारे में कहा जाता है ना कि वो जैसे कार्यकर्ताओं को समेट कर रखते हैं वैसा कोई दूसरा सानी नहीं। और हेमंत विश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जिनको पूरा नॉर्थ ईस्ट की कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मा दिया गया था चेयरमैन बनाकर, और आज देखिए लुकिंग नॉर्थ ईस्ट में हम वहाँ की अधिकांश राज्यों में जो हमारी ये सीटें हैं या राज्यों पर हमारी सत्ता, लोकसभा की सीटों की बात करें या सत्ता की बात करें, हम काबिज हैं। हेमंत विश्व शर्मा भी नो नॉनसेंस मैन के रूप में जाते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए बिल्कुल वो जो होता है वो सच्चाई वो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि वो गुड गवर्नेंस के लिए भी जाने जाते हैं और अपना जो एजेंडा पार्टी का है वो उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करे। तो हमें लगता है कि शिवराज सिंह जी के अनुभव और हेमंत विश्व शर्मा जी का जो फायर ब्रांड छवि है, दोनों का मिश्रित यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। और दूसरा बाबूलाल मरांडी जी, जिनकी जो स्वीकार्यता है वो संथाल परगना से, कोल्हान से लेकर पलामू से लेकर उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, सब जगह में है। जो पहले मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सौम्य समय, और कभी उनके मुंह से सामान्य तौर पर आप कभी आपत्तिजनक संथाल ने नकार क्यों दिया आप लोगों को? देखिए, संथाल हम लगातार देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो गया। 1 सीट तो गोड्डा हम लोगों ने अच्छी मार्जिन से जीती, लेकिन दुमका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ 22,000 वोटों से हारे। चलिए, दुमका पर मैं लौटूंगा आपके पास। पहले राजमहल हमारे और संथाल परगना और जो ट्राइबल सीटों पर 5 सीटों पर हमारी हार हुई, उस पर विशेष मंथन है। लेकिन अभिषेक, फाइनली 50 सीटों पर अभी भी हम आगे रहे इस लोकसभा चुनाव में। विधानसभा सीटों की बात करें और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है जिसके 47-48 विधायक थे चुनाव में जाने के समय, अब तो इस्तीफा देने के बाद संख्या कुछ कम हो गई, वो सिर्फ 29 सीटों पर सिमट के रह गया, यानी हमसे लगभग आधा। आप लोकसभा चुनाव से विधानसभा, सनी साहब का रुख करते। सनी साहब, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, हेमंत बिस्व शर्मा को भी आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव से काफी सीख मिली है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम जमीनी स्तर पर जो है भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा का कैडर है, उसको हम संगठित करेंगे, चुनाव को जीतेंगे। सीटें 57 सीटों पर पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा बढ़ोतरी में थी, भाजपा लीड पर थी। इस लोकसभा चुनाव में घटकर 50 पर एनडीए आ गया है। 47 और 3 का आंकड़ा है, 47 पर बीजेपी है, 3 पर आजसू है। लेकिन मुद्दे बदल जाते हैं। ये पिछली लोकसभा का भी था, इस बार भी लोकसभा का है, लेकिन भाजपा ने ताल ठोक दी है
कांग्रेस और जेएमएम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या जीत के प्रति इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं आप लोग? चुनाव की तैयारी नहीं? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी और झामुमो गठबंधन की सरकार है हमारी यहाँ, और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी मुकम्मल है। लगातार कांग्रेस का संगठन नीचे स्तर पे काम करने का प्रयास कर रहा है और काम करता रहा है। और रही बात इनकी, चाहे वो शिवराज सिंह को प्रभारी बनाया गया या हेमंत बिस्व शर्मा को प्रभारी बनाया गया, तो इनके पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी मुकम्मल है। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे क्या है अभिषेक? मुद्दे सबसे बड़ा झारखंड में सरना धर्म कोड का मुद्दा है। हमने सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित करके भेजा। मुद्दे क्या है अभिषेक? मुद्दे महंगाई है। सीधे तौर पे जिस प्रकार बढ़ती महंगाई है, अब केंद्र में इनकी सरकार है तीसरी बार, तो राज्य की जनता जिस प्रकार देख रही है, लगातार आप देखिएगा आने वाले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों कहीं ना कहीं एक फर्क होता है। और विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों पे लीड पे थी और 48 सीट कांग्रेस झामुमो के लोग, हम लोग जीत करके आए और आरजेडी एक सीट जीत करके आई। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोई भी इनका प्रभारी बन के आए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा संगठन नीचे स्तर पे काम कर रहा, जमीनी स्तर पे काम कर रहा, हम लोग चुनाव फिर से जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे, संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। रुक करते हैं जेएमएम से, डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ है। तनुज साहब, भाजपा ने ताल ठोक दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बता रहे हैं कि आदिवासी आरक्षित सीटों ने एनडीए को नकार दिया, वहीं सामान्य सीटों ने आईएनडीआईए को नकार दिया है पूरी तरीके से, जबकि दोनों ही तरह की सीटों में दोनों ही तरह के लोगों की बहुलता रहती है। आदिवासी आरक्षित सीटों में भी जनरल वोटर्स होते हैं और सामान्य सीटों पर भी आदिवासी वोटर्स होते हैं, लेकिन सीधे सीधे दो वर्गों में विभाजित दिख रहा है वोट बैंक। तनुज साहब, देखिए अभिषेक जी, आपने कहा या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि उन्होंने ताल ठोक दिया है, लेकिन झारखंड की जनता ने जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जो परिणाम निकल करके आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। क्यों किया है? जिस प्रकार से 5 ट्राइबल सीटें जो आरक्षित हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी और बहुत बड़ी हार हुई है। एक तरफ जब वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 1,70,000 से 1,56,000, 1,48,000 से भी जीतने का काम किया है। तो कहां इनके प्रदेश अध्यक्ष का जादू चला? ताल ठोकने से नहीं होगा, आपको यह देखना होगा कि जनता ने कील ठोकने का काम किया है ताबूत में आपकी, और जो ऑलमोस्ट लगभग हाफ करने का काम किया है झारखंड की जनता ने। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें पूरी तरह से साफ करने का काम करेंगे। अब बात आती है शिवराज सिंह चौहान जी की और हेमंता बिस्व शर्मा की। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका बुकलेट जारी करने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने, घोटालों का बुकलेट, पानी पी पी करके जिनको गाली देने का काम किया था, भ्रष्टाचारी बताने का काम किया था। अब ऐसे भ्रष्टाचारी झारखंड में आएंगे, आने की कोई मनाही नहीं है। प्रभारी हैं, आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। झारखंड की जनता ने क्लियर एंड साउंड मैसेज देने का काम किया है। निश्चित रूप से कई जगहों पर जो मुकम्मल जो चीजें होनी थी, जो जीत होनी थी, वो नहीं हो पाई थी, लेकिन किन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा वो भी देखने की जरूरत है। एक तरफ धन बल, बाहुबल, तमाम तरह की एजेंसियां चुनाव लड़ रही थी और झारखंड के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। लोकप्रिय आदिवासी नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। उसका जवाब तो झारखंड की जनता ने दिया है ना। अब विधानसभा के चुनाव होने दीजिए, माकूल जवाब मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब मिलने वाला, ये ओपनिंग स्टेटमेंट था। आपने सभी लोगों की बातें सुन ली, दर्शकों ने भी सभी लोगों की बातें सुन ली। ताल ठोकने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज
दिल्ली में कल बैठक हुई है कैबिनेट की भाजपा की और बाकायदा पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाबूलाल मरांडी को लेकर भी कई तरीके की उम्मीदें थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी टीम में है, मजबूती से है और कहीं उम्मीदें जताई जा रही। हालांकि जेएमएम लगातार बाबूलाल मरांडी के इस्तीफे की मांग कर रहा था। प्रतुल साहब का रुख करते। प्रतुल साहब, दुमका के हार की आपने बात की थी, महज 22,000 वोटों से आपकी हार हुई थी, लेकिन जिस प्रत्याशी को आपने उतारा था सीता सोरेन ने न्यूज 11 भारत से बातचीत करते हुए यह कह दिया कि दुमका सीट पर संगठन ने उनका साथ नहीं दिया, प्रदेश समिति ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने अवगत भी कराया। लुइस मरांडी, रणधीर सिंह और सुनील सोरेन बिक गए, ये आरोप है सीता सोरेन का। प्रतुल साहब, देखिए, ये बात का जवाब देने से पहले मैं 2-3 फैक्ट्स बता दूं। एक तो सबसे पहले ये सरना धर्म कोड को लेकर जो बार बार भ्रांति होती है, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो आप बताएं। मैं बिल्कुल बताऊंगा। वी किशोर चंद्र देव कांग्रेस के तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे, 11 फरवरी 2014 को ये पत्र लिखा था सुदर्शन भगत, हमारे तत्कालीन सांसद के पत्र के जवाब में, और कहा था कि सरना कोड देना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि बहुत सारे गोंड, मुंडा, संथाल, खासी, भील जैसे दूसरे भी आदिवासी संप्रदाय आदिवासी में हैं, अलग अलग जो धर्म कोड की मांग करने लगेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि इट मे जनरेट सिमिलर डिमांड्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ अदर रिलीजन्स एंड इज दस टू बी रेजिस्टेड, यानी इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि ऐसे सामान्य जो मांग है, मतलब भाजपा ने भेजा था सुदर्शन भगत जी ने। मैं सुदर्शन भगत जी का भी आपको वो पत्र दिखा देता हूं। सुदर्शन भगत जी का ये पत्र है 22 अगस्त 2013 का लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, और तत्कालीन जो मंत्री हैं उनका जवाब भी मैंने आपको दिखा दिया। पत्र लिखा था, बिल्कुल पत्र लिखा था। ये पत्र 22 अगस्त 2013 को है, इसकी संख्या 239-08-2013 की है। तो ये पत्र सुदर्शन भगत का और ये पत्र किशोर चंद्र देव का जवाब है। और उसके बाद 14 में 10,000 वोट से सुदर्शन भगत जीत भी गए थे चुनाव लोकसभा का। मैंने कहा ना कि हम लोगों ने तो डिमांड किया था, जब विधानसभा में बात हुई, ये सरना धर्म कोड का कांग्रेस ने तो 2014 में ये कहकर खारिज कर दिया कि ये देने लायक नहीं है, ऐसे सैकड़ों डिमांड्स उठ जाएंगे। दूसरी बात, मैं एक चीज और सुन रहा था जीत हार के मार्जिन का, तो कोडरमा तो 3,70,000 वोटों से जीते, धनबाद हम लोग 3,30,000 वोटों से जीते, तो वो कन्वीनियंस की राजनीति में पीछे नहीं करना चाहिए। और जो बाबूलाल मरांडी जी से बार बार जेएमएम को तो पुराना फोबिया है बाबूलाल मरांडी जी का, जेएमएम की क्यों बात करें, पूरे सत्ताधारी गठबंधन को इन्होंने 3.5 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनने दिया, जबकि चुनाव आयोग ने जेवीएम के मर्जर को बीजेपी में स्वीकार कर लिया था। बाबूलाल मरांडी जी ने बतौर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के विधायक के रूप में उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था, इलेक्शन कमीशन से वोटिंग की थी, फिर भी इस मर्जर को नहीं माना और इसको लटका कर रखा, प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। तो ये बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया है। और बाबूलाल मरांडी जी से अगर ये इस्तीफा मांग रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सीट से गठबंधन पिछड़ गया, बन्ना गुप्ता के सीट से पिछड़ा, उसके अतिरिक्त बादल पत्रलेख के सीट से पिछड़ा और बसंत सोरेन जी के सीट से भी पिछड़ा। ऐसे 3 और मंत्री हैं जिनके मंत्रियों की सीट से 7 मंत्रियों की इस्तीफों की शुरुआत करते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री से। अगर यही तकाजा है कि आप चुनाव में पिछड़ रहे हैं तो इस्तीफे की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपने उनका जवाब दे दिया। सोरेन जी की बात मैं कर रहा हूं, मैं भी उस दिन था जिस दिन आपके प्रधान संपादक अनूप सोनू जी का उनसे टेलीफोन से वार्ता थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जब उनसे प्रश्न किया गया कि लोगों ने बिकने का काम किया, उन्होंने नाम ले लेकर चिन्हित करके नहीं कहा। मैं सुनाऊं आपको? बिल्कुल, आप वो सुनाएं। आपके प्रश्न जरूर संपादक जी का था कि ये लोगों का आपको कितना ये साथ मिला। उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरा आप मुझे ये कह रहे हैं, मुझे अच्छे से याद रहता है, वो सभी लोग बिक गए। उन्होंने पीसीआर में गौतम जी हैं, गौतम जी फोन की रिकॉर्डिंग निकालिए जो प्रधान संपादक अनूप सोनू ने बात की थी और सीता सोरेन जी ने क्या जवाब दिया था, और सीता सोरेन का पूरा जवाब भी सुना दीजिएगा। मैं सीता सोरेन का ही नहीं, आपको मैं लुइस मरांडी का भी जवाब सुनाऊंगा। लुइस मरांडी जी से भी हमने बात की, प्रधान संपादक ने ही बात की। वो बातचीत मैंने सुनी नहीं, लेकिन मैं सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। डिस्कशन में था जिस दिन अनूप सोनू जी, मुझे पता है और नहीं पीसीआर निकाल रही है एकदम, बिल्कुल चलाएंगे। कहीं उन्होंने हाँ चलाइए, फायर कीजिए। प्रतुल जी को सुना एक बार पूरा सीता सोरेन का, मैं सुना रहा हूं आपको सर। सीता सोरेन इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ी हैं दुमका से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन जी, हम उनसे बात करेंगे। सीता जी, हालांकि आपने चुनाव लूज किया है, कई वजह होती हैं हार की, आप क्या मानती हैं? जी, यहाँ भी कई वजह है हार के, तो
क्योंकि अगर वजह ही नहीं होती तो फिर हार जीत का फैसला कैसे होता है, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पर मैंने बीजेपी के संगठन में मैंने देखा कि यहाँ पर जो संगठन स्तर से जो मजबूतीकरण जो देखा जाना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो कैडर थे, वो पूरा मनमानी तौर पर इन लोगों ने अपना काम किया और ये लोग बिक गए, ठीक है। जी। बिकाऊ हो गए कार्यकर्ता जो विपक्ष के द्वारा बिक गए और अपने जो विपक्ष का जो रहता है उनको भी चुनाव जीतना था, हमको भी चुनाव जीतना था, लेकिन हमारे जो कैडर है वही बिक गए, जिसके कारण जो कि जो इतनी बड़ी बहुत बड़ा अंतर से तो हार नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ने हमको पूरा जनता ने हमको पूरा वोट दिया, पूरा प्यार दिया, इसलिए तो हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिससे कि जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। क्या वजह रही कि वो कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए जमीन स्तर पे काम करते हैं, बूथ स्तर पे काम करते हैं और संगठन के तौर पे ये माना जाता है कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है, वैसे में अगर आपका ये आरोप है कि कार्यकर्ता बिक गए तो वजह क्या रही? देखिए, वजह है कि संगठन की जो मजबूतीकरण होनी चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से और जो संगठन महामंत्री सब होते हैं, उन्होंने ये शुरू से ही जो कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिए और वो अपने मनमानी तौर पर पूरे ढीले छोड़ दिए गए थे, ठीक है ना। जिसके कारण जो चुनाव में वो लोग अपने मनमानी किए और वो लोग बिक गए। इसके वजह से इन लोगों में जो कंट्रोलिंग का जो सिस्टम होना चाहिए था वो कंट्रोलिंग सिस्टम था ही नहीं। आपको टिकट मिलने से भी कुछ नाराजगी दिखी? ऐसा अगर हुआ तो क्या एक वजह ये भी है कि आपको टिकट दे दिया गया? देखिए, संगठन सर्वोपरि होने चाहिए, पार्टी सर्वोपरि है, ठीक है। जो पार्टी जो निर्णय करती है, जो तय करती है, तो उस पर चलना चाहिए था। जो पार्टी का आदेश होता है तो संगठन के सभी लोगों को मानना चाहिए था और जो पार्टी का जो आदेश है उस पर ना चुनाव लड़ा जाता है। मैम, एक सीधा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब देंगी। आपके लोकसभा के जो प्रभारी थे रणधीर सिंह जी, जो पूर्व सांसद थे सुनील सोरेन जी और पूर्व विधायक लुइस मरांडी जी, क्या इनका सहयोग मिला? देखिए, व्यक्तिगत रूप पर मेरे साथ ये लोग खड़े थे, लेकिन मेरे साथ खड़े होकर के भी ये लोग खड़े नहीं थे। ये लोग भी बिक गए थे जी। चुनाव में, ये लोग भी बिक गए। रोक दीजिए प्रतुल, संदेश प्रतुल जी तक चला गया। प्रतुल जी, मेरा कहीं से आशय मेरा ये नहीं था कि आपको कहीं बातें बुरी लगें, लेकिन जिसको भी पैराशूट लैंडिंग दी गई वो सारे पैराशूट लैंडिंग वाले प्रत्याशी, चाहे एनडीए के हों चाहे आईएनडीआईए के हों, हार गए हों। अभी आपने स्पष्ट ये सुना कि प्रत्याशी ने कहा वो लोग भी बिक गए थे। प्रतुल जी, देखिए, अब दो चीजें इसमें गौर करने लायक है। सीता सोरेन जी ने कहा संगठन सर्वोपरि होता है, पार्टी सर्वोपरि होता है, जनता का समर्थन मिला और स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया 3-4 लोगों को लेकर, उन्होंने किसी का जवाब में नाम नहीं लिया और एक जनरल उत्तर दिया। तो इससे आप कैसे 2 and 2 को टुगेदर पुट करेंगे? हमारा कहना है कि सीता सोरेन जी बहुत परेशान हारे अभी। बिल्कुल, देखिए 22,000 का मार्जिन, सबसे कम मार्जिन से वो हारी हैं। अगर आप बात करें झारखंड में तो थोड़ी सी निराशा हताशा के दौर से जरूर गुजर रही होंगी और ये स्वाभाविक है। ये किसी व्यक्ति का वो ये निश्चित तौर पर हार का ठीकरा कहीं तो फूटता ही है। तो अभी हमारा सारा संगठन 14 सीट पर फीडबैक हम लोगों ने लिया और ये फीडबैक में जो भी बातें आएंगी प्रदेश नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीता सोरेन जी ने कहीं आपने जो 3-4 लोगों का कहा स्पेसिफिकली उनको इंगित करके उनका नाम नहीं लिया। प्रश्न के जवाब में जरूर कहा लेकिन उन तीनों का नाम नहीं लिया। जी, प्रतुल जी ने जो कहा वो बाकी दोनों दलों के भी प्रवक्ता ने सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना। निश्चित तौर पर प्रतुल जी भी उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नाम लेकर प्रतुल जी से, माफ कीजिएगा, नाम लेकर सीता सोरेन जी से प्रधान संपादक ने यह पूछा कि लुइस मरांडी, रणधीर सिंह और सुनील सोरेन क्या आपके साथ थे? सीता सोरेन ने साफ किया कि खड़े थे मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं थे, वो लोग भी बिक गए।
अब अगर इसको नाम लेना नहीं कहते हैं तो यह भाजपा की जिम्मेदारी है कि भाजपा यह तय कर ले कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन बिका हुआ है फिर भी खड़ा है, क्योंकि यह भीतरघात आपको विधानसभा चुनाव में कमर कितना कसने देगा यह देखना लाजमी हो। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब हमसे कुछ कहना चाह रहे थे। सनी साहब, आप जरूर कहिएगा अपने मन की बात, लेकिन आपने सरना धर्म कोड और महंगाई को आगामी विधानसभा के मुद्दे बताए। अभी अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को सुना, बी किशोर चंद्र देव ने 11 फरवरी 2014 को ही यह चिट्ठी लिख दिया था, सुदर्शन भगत साहब के चिट्ठी पर जवाब दे दिया था कि यह सरना धर्म कोड लागू नहीं किया जा सकता। आपकी पार्टी के हैं वी किशोर चंद्र देव, और उन्होंने यह लिखा था कि सरना धर्म कोड नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद कांग्रेस सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाती है। देखिए अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 14 से 19 किसकी सरकार रही। 14 से 19 डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर उन्होंने मना किया लिखित तौर पे, सुदर्शन भगत जी का अगर नियत साफ होता सरना धर्म कोड के प्रति, तो निश्चित तौर पे वो सदन में पारित करके इसको भेजने का काम करते। इन्होंने सदन में पारित करके भेजा नहीं, इन्होंने केवल आई वॉश करने का काम किया कि हमने चिट्ठी लिखा है सरना धर्म कोड के लिए, ये चाहते नहीं थे कि सरना धर्म कोड पारित हो। तो सीधे तौर पे साफ साफ नजर आता है कि 14 से 19 जब इनकी सरकार थी, अब दोनों राज्य में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार, तो इनकी नीयत अगर साफ होती, इनका शुरू से यही रहा है, कथनी और करनी में फर्क है इनका, तो ये विधानसभा में पारित करके भेजते। इन्होंने पारित करके भेजा नहीं। पारित करके कौन भेजा? कांग्रेस झामुमो की गठबंधन की सरकार ने पारित करके भेजा। अब उसके बावजूद पारित करके भेजने के बाद भी इन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वापस इन्होंने भेज दिया। रही बात अभिषेक जी, सीधे तौर पे इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। मैंने पहले भी बोला मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार पूरे देश में आपने देखा अभी नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कहां से लीक होता है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकतर लीक जो भी परीक्षाओं का पत्र होता है आप देखेंगे, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता होती है उन नेताओं की, जब भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो जहां सीधे तौर पे वहां के नेताओं का सामने आता है कि भाजपा के नेता की इसमें संलिप्तता थी, तो कहीं ना कहीं एपी मूड पे ये सरकार चला रहे हैं। जहां सरकार इनकी है, केंद्र में भी सरकार इनकी है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। छात्र भी देख रहे हैं, झारखंड के भी लाखों छात्रों ने नीट का परीक्षा दिया था। जिस प्रकार इन्होंने परीक्षा पत्र लीक हुआ और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मौन बैठे हुए हैं, अभी भी एक शब्द बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। तो आप देखिएगा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में, मैंने पहले भी बोला, मुद्दे महंगाई है, मुद्दे जिस प्रकार देश में छात्रों का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। हाँ, 2 मिनट रुक जाए, सीधे तौर पे सरना धर्म कोड है। 2 मिनट रुक जाए। प्रश्न पत्र की बात कर रहे तो जरा जेएसएससी और यूजीसी की बात भी बता दीजिए कि जेएसएससी यूजीसी में क्या हुआ, मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ में आया? आपकी एसआईटी क्या कर रही है अभी तक? 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, हमारी सरकार जांच कर रही है। सनी साहब, 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। रांची के ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी बदलते हैं, जांच अभी कहां है? आप लोगों को जानकारी में भी नहीं होगी कि जांच किस जगह पे अटकी हुई है फाइल। ये मैं बता दूं, अभी तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया और ये छात्रों पर लिया किया हुआ मुकदमा भी अभी तक वापस नहीं हुआ। आप झारखंड की समस्या सुलझा नहीं पा रहे, केंद्र पे निशाना साध देते हैं। पहले आप झारखंड की समस्याएं तो सुलझाइए। आप जिस छात्रों के लिए, जिन छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए आप झंडा बुलंद कर रहे हैं अपने राज्य के छात्रों के लिए, वो आपके राज्य में चले जा रहे हैं। दूसरा कि मैंने आपसे पूछा कि आपके वी किशोर चंद्र देव ने, जो भाजपा के प्रवक्ता ने बताया है कि उन्होंने पत्र लिखा था कि ये लागू नहीं हो सकता, उसके बाद भी विधानसभा में पत्र चला गया जब कांग्रेस ने लिख कर दे ही दिया कि लागू नहीं हो सकता है, तो आप विधानसभा में उसको बार बार लाके विधानसभा से पारित करके भेज रहे हैं। फुटबॉल बनाकर रख दिया है जनता को आप लोगों ने। फुटबॉल किसी ने नहीं बनाया, मुद्दों को फुटबॉल किसी ने नहीं बनाया है और ये मुद्दा कभी फुटबॉल नहीं रहा। ये झारखंड की जनता का दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, झारखंड के आदिवासियों के सम्मान का मुद्दा है। ये आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मैं गलत शब्द का इस्तेमाल अगर आप कहेंगे तो राजभवन से गलत शब्द का मैं आपको एक बात बता दूं सनी साहब के सम्मान का ये लड़ाई है। मेरी बात को, झारखंडियों का सम्मान का लड़ाई, झारखंडियों के सम्मान की लड़ाई। अगर आप पांचों ट्राइबल, अगर आप झारखंडियों के, झारखंड में पांचों ट्राइबल से नहीं, ठीक है, जीत करके सामान्य सीटों ने आपको जनता ने तय किया। तो जनता ने तय किया अभिषेक जी, ये हम और आप बैठ करके
है, आप पांचों की पांचों सीटें जीत रिजर्व गए। सीटें रुक जाए झामुमो कांग्रेस के गठबंधन के लोग जीत करके आए। सुन ले, केवल बोलिएगा तो कैसे होगा सर? आपका ही मैं सुन रहा हूं, तीन अभिषेक जी, सीटों आप ही पर बोल रहे जेएमएम, हो। 3 सीटों पर जेएमएम आई, 2 सीट पर कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस सामान्य सीटों पर भी लड़ती है, सारी सीटें आप हार गए। तो आप ये मानते हैं कि सामान्य सीटों पर जनता ने आपको नकार दिया? ऐसा नहीं होता है साहब, ये नहीं होता है। और आप जो बात बता रहे हैं, राजभवन से जो चिट्ठी आती है वापसी की, जब आपके यहां से भेजा जाता है विधानसभा से राजभवन, और 2 बार राजभवन से वापस आया, क्या लिखा रहता है उस नोटिंग को एक बार आप पढ़ लें। आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी कि क्या लिखा हुआ रहता है। मैं अगर बोलेंगे तो मैं चिट्ठी को भी चला दूंगा, उसमें यह साफ लिखा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोकों में इसे उल्लंघन माना जा सकता है। तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना साहब। जो आप 9वीं अनुसूची में डालने की जिद करके जनता को दिखा रहे हैं, आईवॉश का काम कर रहे हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले आइए। सुप्रीम कोर्ट बता देगा आपको कि यह लागू हो सकता है या नहीं लागू हो सकता है। चलिए, तनुज खत्री साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। आ रहा हूं सनी साहब, प्रतुल साहब भी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन सबसे सवाल रखना है, विधानसभा चुनावी नतीजे भी सामने आ गए हैं। अभी आपने सुना, प्रतुल शाहदेव जी का कैलकुलेशन कह रहा है कि भाजपा 52 सीटों पर थी 2019 के चुनाव में, 52 लाख वोटों, 52 लाख वोट भाजपा को, 7 लाख वोट आजसू को, 50 लाख बीजेपी को, 7 लाख आजसू को और 52 लाख गठबंधन को। चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, 52 लाख INDIA गठबंधन को मान लेते हैं इनकी बात, और 50 लाख, चलिए 2 लाख अपना घटा लिया कम से कम इन्होंने, 50 लाख बीजेपी को और 7 लाख आजसू को आए, 57 लाख और 52 लाख। क्या इसी आधार पे इस बार भी चुनाव में साध लेंगे जनता को? इतना आसान होगा? इनका कैलकुलेशन इनके पास ही रहने दिया तो बेहतर है। अभी हमने सुना, और तो अच्छा हुआ कि आपका रिकॉर्डिंग था वो, और उसमें संपादक अनूप सोनू जी थे, उनकी आवाज थी, आपका चैनल का मोनोग्राम था। नहीं तो यहां तो ये बोला जाता कि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं हम। सुना दिया ना? तो इनका कैलकुलेशन यही जाने। ऐसे जनता का वोट ऐसे बंटता है क्या? जनता ने क्लियर एंड साउंड मैसेज दिया है। जरूर हम थोड़ा कहीं कमी रह गई होगी, और वो कमी पूरी करने जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ऑलमोस्ट हाफ करने का काम किया इतने विषम परिस्थितियों में, और हम साफ करने जा रहे हैं। झारखंड की जनता इनको साफ करेगी। इनका कैलकुलेशन, ये मजाक समझते हैं जनता को, और ये कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची, तो आप केंद्र की सरकार बता दे कि हम 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करेंगे, तब हम जाएंगे दूसरे विकल्पों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट होगा, चाहे राष्ट्रपति महामहिम होंगी। ये बोल दे कि हम नई सरना धर्म कोड नहीं देना चाहते हैं। फुटबॉल और इस तरीके की चीजें आ रही है सामने, शर्म आनी चाहिए। ये अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, और अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से उस पर दांत दिखा करके चिढ़ाने का काम करेगी तो घबराइए नहीं अभिषेक जी, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं ना। इस बार तो मैसेज देने का काम किया ना झारखंड की जनता ने। अब इसको आप मत बांटिए सामान्य में, स्वर्ण में, तो अलग अलग कैटेगरीज में मैसेज देने का काम किया है। 3 सीटें आप लोगों की बढ़ गई है, ये मैसेज है तो बढ़ी ना, तो दिक्कत क्या है? तो ये तो पिछले 2019 के लोकसभा में देखें तो उनकी सीटें बढ़ी थी, आपकी घटी थी, विधानसभा में बढ़ गए आप। अब इस बार उनकी घटी है, तो क्या विधानसभा में फिर उल्टा परिणाम दिया जा सकता है? तो इनके पास कौन है इनका नेता, बताइए। हमारा नेता क्लियर है। आज हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजा है, फिर भी उनसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। वो व्यक्ति जेल में है, सजा उनको आपने झूठी आरोपों में जेल में बंद रखा है, उसके बाद भी वही मुद्दा है, तो वही नेता है। कौन है? बाबूलाल मरांडी जी नेतृत्व करेंगे। समझ लेते 5 की सीट, 5 में लाखों लाख सीट से हरवाने का काम किया, जितवा नहीं पाए। वो ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। अरे मैं अपनी बारी, मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं, सच। झारखंड की जनता ने सच दिखाने का काम किया है, आईना दिखाने का काम किया है। आप और बोलते पत्र लिखा था। अरे एक सांसद पत्र लिखता है कि उसके पास पावर होता है, वो लॉ मेकर होता है, वो सदन में चाहता तो वो बात को ला सकते थे। और किसी सचिव के स्तर की, अरे सरना धर्म कोड की बात है, उसको प्रधानमंत्री को बोलना होगा, जवाब देना होगा। सेक्रेटरी आएंगे जाएंगे,
सरकारें बदलेंगी, हटेंगी, नए सचिव आएंगे, सचिव के लेटर पर संतुष्टि करेंगे। ये लेटर पिछले 4 साल से तो लेटर कर रहे थे ना बाबूलाल मरांडी जी। क्या हुआ? सारा लेटर धरा का धरा रह गया और मैंडेट दे दिया राज्य की जनता ने। अभी लिखे लेटर से सॉल्यूशन होता था। आपकी सरकार थी दोनों तरफ। अरे अभी बता दीजिए कम से कम। आज आपकी सरकार है ना। 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारते हारते जीते हैं। अभी घोषणा करवा दीजिए कि सरना धर्म कोड देंगे। सुदर्शन भगत पर चले जा रहे हैं, तो सचिव पर चले जा रहे हैं, लेटर पर चले जा रहे हैं। यही झूठ, यही इनका अहंकार इनको भारी पड़ने जा रहा है अभिषेक जी। चलिए, यही अहंकार भारी पड़ने जा रहा है। प्रत्युष यादव जी, मुझे पहले यह बता दीजिए कि स्थानीयता का मुद्दा भाजपा का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा है या जेएमएम का मुद्दा है? मैं भी एक आम आदमी हूं और आम जो दर्शक है, आम जो जनता है, वो भी ये जानना चाहती है कि आखिर मुद्दा क्यों है। क्योंकि इस एक मुद्दे पर आप सब लोग एक दिखाई देते हैं। हर किसी का यह मुद्दा है, स्थानीयता का मुद्दा। और जो सबसे ज्वलंत, आपने तो 3 ही दलों के नाम बताए, ये पिछले विधानसभा का आपने फिगर बताया था। इस बार एक चौथा कोण भी निकलेगा। वो चौथा कोण जयराम महतो का कोण है, जो कि जिसने 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उसने चुनाव लड़कर दिखाया है। एक सवाल उस पर भी पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे आप यह बता दें कि आखिर स्थानीयता का मुद्दा किसका मुद्दा है? अगर भाजपा का मुद्दा है तो फिर यह पास क्यों नहीं हो रहा? टेक्निकल समस्याएं कहां हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बात जवाब देने से पहले 2 चीजें दिखाऊंगा कि वी किशोर चंद्रदेव, जिनका मैं पत्र आपको बार बार दिखाता हूं आपके चैनल में, ये कोई सचिव नहीं, ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे 2014 में यूपीए की सरकार में। तो ये उन्होंने ऑफिशियली, सरकार ने नकारा कि रजिस्टर्ड, ये डिमांड को रजिस्टर किया जाएगा। ये डिमांड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि दूसरे सैकड़ों डिमांड ऐसे उठ जाएंगे। तो कांग्रेस के जो यूपीए के सरकार में केंद्रीय माननीय मंत्री थे तत्कालीन ट्राइबल अफेयर्स के, उन्होंने सरना धर्म कोड को रिजेक्ट कर दिया। तो वहां पर रिजेक्ट करते हैं और यहां पर कहते हैं कि सरना धर्म कोड चाहिए। मैं सिर्फ 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। देखिए, पहले अब मैं बाबा कार्तिक उरांव, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, हम लोग भी उनको बहुत आदरणीय मानते हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी थे। उनकी पुस्तक है 20 साल की काली रात, जिसमें उन्होंने स्पष्ट वर्णित किया है कि झारखंड के जो मूल आदिवासी हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आरक्षण की सुविधा से जो आरक्षित, जो जिन्होंने अपना जो धर्म है वो बदल लिया है, उनको बाहर किया जाए। उन्होंने 1967 में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। जब 1970 में ये सेलेक्ट कमेटी ने इस बिल को ओके किया, ये जब आया तब तत्कालीन इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्हिप जारी किया कि इसके खिलाफ वोटिंग करना है। मतलब आप ईसाइयों की बात कर रहे हैं? नहीं, पर मैं ये आपको या मुस्लिमों की बात कर रहे हैं जिन्होंने धर्म बदला? नहीं, उन्होंने कहा कि जो धार्मिक आधार पर धर्म बदलते हैं उनको इस धर्म कोड से बाहर कीजिए और आरक्षण का लाभ सिर्फ जो आदिवासी हजारों वर्ष से अपनी परंपरा को, मुगलों के बावजूद, अंग्रेजों के बावजूद जिन्होंने अपनी परंपरा को नहीं बदला साहब, उनको ये फैसिलिटी देना चाहिए। कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था अपने बाबा कार्तिक उरांव के खिलाफ, जो आज इनके आराध्य हैं, जिनकी ये पुण्यतिथि, जन्मतिथि सब मनाते, हम लोगों सबके लिए भी वो बहुत पूजनीय है। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ईसाई मिशनरी जो है ये सरकार, आपको तो याद है ना आर्च बिशप ने क्या कहा था सरकार जब बनी थी, तो ये सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। साहब, ये पूरे जो झारखंड की जनता थी उसके लिए ये सरकार थी, पर एक धर्म गुरु का ये कहना, जिसका काम सिर्फ धार्मिक प्रचार है, कि ये आर्च बिशप, उसमें मुझे याद भी है, फेलिक्स ट्रूडो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। कैसा क्रिसमस गिफ्ट था? ये तो पूरे झारखंड के लिए सरकार। चलो, उस पे नहीं जाएंगे। मुझे ये बताइए, स्थानीयता का मुद्दा है किसका? क्योंकि ये मुद्दा तो 2000 में भी उठा था, झारखंड गठन के साथ ये मुद्दा गर्म रहा है। देखिए, और उस समय क्यों नकारा गया? 2001 में बाबूलाल मरांडी जी ने लास्ट जो सर्वे था, सेटलमेंट था, उसको स्थानीयता में शामिल किया था और बिहार का जो गजट था, जो सिमिलर गजट था, उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो उस समय ये मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपहोल्ड किया। हाईकोर्ट ने कहा कि 1932 का जो खतियान है ये लागू करना व्यवहारिक नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस इनको करने हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा, हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, तो वो चेंजेस तो आज भी राजभवन जो संदेश भेज रहा है। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी, जो चेंजेस सजेस्ट किया था, मैं आपको बताता हूं कि जो भूमिहीन है उनके लिए क्या आपके पास व्यवस्था है। दूसरा, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी जो पार्टीशन के समय में रेफ्यूजीज पाकिस्तान से आ गए
उनके लिए आपके पास क्या है? क्योंकि 1932 के खतियान में तो ये भी नहीं आते। अरे इन्होंने तो रेफ्यूजीज को कहीं का नहीं छोड़ा, जो 1947 में अपना घर द्वार छोड़कर झारखंड आकर बस गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की डोमिसाइल नीति के अनुसार वो भी स्थानीय नहीं है। अब आप रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए सब कुछ छोड़कर इस देश में पनाह ले ले, आपने उनको भी बाहरी करार दिया। तो हाईकोर्ट के इन जो चेंजेस के लाए बिना सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने कहा उस समय भी, और मैं आपके कल के डिबेट को भी देख रहा था अभिषेक, मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ एक सरकारी संकल्प से, यानी मुख्यमंत्री जी बबशीट लिखेंगे, नहीं तो वो तो सर वो तो और ये नोटिफाई हो जाएगा। नहीं प्रफुल्ल जी, ये जनता को मैं फिर वही बोलूंगा, बरगलाने वाली बात है। क्यों? एक सरकारी संकल्प तो जारी किया था रघुवर दास सरकार ने ना, तो वो तो अपहोल्ड हुआ ना, तो अपहोल्ड तो हो गया ना सर, तो सरकार उसी पैटर्न पे 1932 का संकल्प ले आती और फिर उसको आप अपहोल्ड कर दें, बाद में सरकारें बदलेंगी। हाईकोर्ट ने जो चेंजेस सजेस्ट किया था उसको उसमें शुमार करती। आप रेफ्यूजीज के साथ कैसे अन्याय करेंगे? आप जो रेफ्यूजी घर छोड़कर आए उनको शुमार करते साहब, आपको विधानसभा जाने की जरूरत नहीं थी। और अभिषेक, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो बोलते हैं कि 9वीं अनुसूची पे जाकर जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा, तो जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर नहीं होता। 2007 में जस्टिस सबरवाल, आपको याद होगा, निर्णय है उनका जजमेंट में साफ था कि 9वीं अनुसूची में भेजे जाने वाली चीजों को भी हम रिव्यू कर सकते हैं। फाइनली अभिषेक, जो हमारी समीक्षा बैठक पर आज प्रश्न हो रहा है कि हमारे तमाम नेता प्रश्न उठा रहे, भाई हमारे तमाम नेता तो प्रश्न उठा रहे ना। कांग्रेस की तैयारी बैठक थी 21 जून 2013 को, उसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी बैठक थी, 15 राउंड गोलियां चली थी। और जब हार हुई थी कांग्रेस की 2019 में, 1 जुलाई 2019 को कांग्रेस भवन में समीक्षा बैठक थी। तत्कालीन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को 14 से 19 तक आप लोग शासन में रहे, कांग्रेस भवन में गोलियां चली, आप लोगों ने क्या किया सर? 2013 में गोलियां चली थी, मैंने कहा। 14 से 19 तक आप शासन में थे ना झारखंड में। 1 जुलाई में हंगामा हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, तब डॉक्टर अजय कुमार अपने ऑफिस जा आप लोग मिसगाइड करते हैं सर। 2014 से 2019 तक भाजपा की सरकार झारखंड में रही। 2013 में गोलियां चली थी, गोली 2013 में चली। चार्जशीट कब हुआ आपने देखा? मैं बताऊं आपको चार्जशीट कितनी थी, ये छोड़ दीजिए सर। कांग्रेस भवन में गोलियां चली तो FIR दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुआ था। कौन किसी गिरफ्तारी हुई? डिटेन किया गया था उस समय, गिरफ्तारी आप गूगल करके देख ले, 15 राउंड फायरिंग हुई थी। 15 राउंड सर, मैं था, क्राइम रिपोर्टिंग देखता था उस समय। तो गोलियां किसने चलाई थी, कौन चलाया था, सब जानता हूं। तरतराहट जो गूंज उठा था, आपको याद होगा कि हुआ कुछ नहीं, हो कुछ भी नहीं पाया। गोलियां खूब चली, आप भी सरकार में आए, जब इंडो सरकार में थे। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलने का दावा करने वाली पार्टियां गोलियां चला रही हैं। सनी साहब, हिमंता बिस्व शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हिमंता बिस्व शर्मा तमाड़ भी आते हैं, वहां तमाड़ में मौसम खराब हो गया था तो बोल नहीं पाए, खुटी हाथ से निकल गया भाजपा के। और हिमंता बिस्व शर्मा हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। ईडी की दबिश जब से झारखंड में बढ़ी है, तब से हिमंता बिस्व शर्मा निशाने पर है कि दबाव के तहत हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी की गवर्नमेंट में आए हैं और उनको झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कितने सफल हो पाएंगे, क्या नजर आता है आपको? देखिए, हिमंता बिस्व शर्मा के आने से हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पार्टी की अंदरूनी मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पूरे देश की जनता ने देखा जिस प्रकार हिमंता बिस्व शर्मा ने असम में सरकार चलाई, और सीधे तौर पे मैं बोलूं तो नॉनसेंस फैलाने का काम करने का एक राज्य के मुख्यमंत्री का काम है। हिमंता बिस्व शर्मा आएंगे झारखंड में, आप देखेंगे आने वाले समय में क्या करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे वो धर्म के बीच में बांटने का काम करेंगे, ये धर्म का, ये धर्म का, ये धर्म का। चूंकि मुद्दों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। जिस प्रकार पूरे देश का मैंडेट आया, ठीक है हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन सीधे तौर पे जिस तरह हमारी सीटें बढ़ी, तो देश की जनता ने बताया कि जो इनका अहंकार है, जो इनका घमंड है, और जो ये लोग काम करना तो चाहते ही नहीं है। अभिषेक जी, सीधे तौर पे महंगाई बढ़ी, आपने देखा किस प्रकार लगातार पूरे देश में और खास तौर पे मणिपुर में भी। अभी आपने देखा आरएसएस के जो मुख्य है मोहन भागवत जी को बाहर आकर के मणिपुर के मुद्दे पे बोलना पड़ गया। मैं पिछले बार जब डिबेट में बोल रहा था अभिषेक जी, तो आप थे सामने, या एंकर आयुष जी थे, तो आप लोगों ने बोला ये मणिपुर का मुद्दा बहुत हो गया। सालों से मणिपुर जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के कान में जू तक नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। आज के समय में जब मोहन भागवत जी बाहर आते हैं, तब हमने देखा अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह जी कमिटियां बना रहे हैं। 1.5 साल जलने को छोड़ दिया एक राज्य को। अरे वो भी देश का हिस्सा है, वो भी देश का हमारा अभिन्न अंग है।
तो कहीं ना कहीं इनकी नियत ही नहीं रही है काम करने की। और झारखंड की मैं बात करूं अभिषेक जी, मैं भी चाहता हूं, जब आप स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति लागू हो, 24 वर्ष हो गए हैं, निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा पूरे राज्य में अगर सरकार किसी ने चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 वर्षों से केंद्र में भी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनकी भी बनती थी। और हम चाहते हैं कि स्थानीय नीति बने ताकि यहाँ के जो लोकल आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको पूरा राज्य चाहता है, ये पूरा राज्य चाहता है अभिषेक। लेकिन सही तो निर्णय पर बने, सही पे अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो राज्य के होनहार छात्रों को नुकसान हो रहा है निश्चित तौर पर। तनुज खत्री साहब, संथाल में घुसपैठ को भाजपा ने लोकसभा चुनाव में भी अपना मुद्दा बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में दुमका की बात करें, दुमका सीट पर पहले सुनील सोरेन थे, 20-22 हजार वोटों से हार हुई। जो ठीकरा तो फोड़ने की अगर बात कहेंगे तो फिर और कई तरीके से कांग्रेस के भी आए हैं, कई तरीके के उनके भी हमारे पास बयान की कॉपी है, वो अलग मुद्दा है। आदिवासी बेटियों से शादी और जमीन घुसपैठी हड़क रहे, ये मुद्दा विधानसभा में भी एक बार लहरने वाला है। जेएमएम की गढ़ संथाल को माना जाता है, कैसे निपटेंगे इन मुद्दों से? देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय लाती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर कौन है। पिछले 10 सालों से बीएसएफ में तो अमित शाह जी AK-47 लेकर के बैठे हुए हैं। तो अगर कोई आ रहा है, और पिछले इसके पहले वाले कार्यकाल में सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं रोका? हाईकोर्ट ने किससे पूछा था? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केंद्र सरकार से इसको तलब किया था कि आप जवाब दीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके जिम्मेदारी में है, अगर घुसपैठ हो रही है तो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब उसको उस चीज को लेकर के आप वैसे जगह पर जाते हैं जब चुनाव होते हैं। तो चुनाव होते हैं तो क्या हुआ? जनता ने तो बता दिया ना। उन सभी क्षेत्रों में अगर ये मुद्दा होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसका जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी देगी ना। आपके जिम्मे में सुरक्षा है, आपके चैनल में कोई आएगा तो जवाब तो चैनल को आप जिम्मेदार होंगे ना। गेट से अगर कोई अंदर आएगा तो जी, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा, इन्होंने कोई क्या जवाब दिया यही बताएंगे। कोर्ट ने, जहां तक जानकारी है, कोर्ट ने ये घुसपैठ के मुद्दे पर, प्रतुल जी, घुसपैठ के मुद्दे पर यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय ले सकती है, कोई ऑपरेशंस कर सकती है, घुसपैठ से मुक्त कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका जवाब दे, तय समय के अंदर जवाब दे। हालांकि उसके बाद क्या हुआ है, जवाब दिया गया है या नहीं दिया गया है, या तारीख पर तारीख चल रही है, ये बता पाना भी मुश्किल है मेरे लिए। प्रतुल जी, देखिए अभिषेक जी, एक और फिगर को हम भूलते हैं। जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक अफेयर्स की हाई पावर कमेटी थी, उसने जो डेटा रिलीज किया था 1947 से 2015 के बीच में हिंदुओं की जो जनसंख्या है देश में घट गई थी, और जो मुसलमानों की आबादी है वो 45% वृद्धि हुई थी। तो ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना हो नहीं सकता। जाहिर तौर पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, ये सरकारी आंकड़े 1947 से 2015 के बीच में। मैं आपको झारखंड के राजमहल कॉन्स्टिट्यूंसी का 2001 और 2011 के बीच का सरकारी आंकड़ा देता हूं। 19% मुस्लिम पॉपुलेशन था राजमहल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2001 की जनगणना में, और 61 ट्राइबल पॉपुलेशन, प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल एरिया है वो। और 2011 में 40% मुस्लिम एंड 40% ट्राइबल्स। अब 2001 से 2011 घट गए 20% और मुस्लिम बढ़ गए 20%। नहीं, ये मैंने आपने सुना नहीं। 2001 से 11 के बीच 2001 में 19% मुसलमान थे और 61% ट्राइबल जी, और 2011 में 40% मुसलमान हो गए और 40% ट्राइबल। मैं वही बोल रहा हूँ कि 20% मुस्लिम बढ़ गए। तो ये कैसे संभव है? और 2001 से 2011 के बीच में 70% टाइम केंद्र में इनकी यूपीए की सरकार थी। देखिए, और एक बड़ा और 11 से सर 24 के बीच का भी है आंकड़ा आपके पास? 11 से 24 के बीच का कोई जनगणना नहीं हुई। 2001 से लेकर 11 तक झारखंड में मैंने नहीं रोका सनी जी, कृपया, मैंने आपको वक्त अंत है सर, जल्दी 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई। और जो जातीय जनगणना की आज बात हो रही है ना, कांग्रेस को बताना चाहिए 2011 में जो जनगणना हुई थी वो जातिगत आधार पर हुई थी, उसको आज तक पब्लिश क्यों नहीं किया, और 2013 में उसको क्यों खारिज कर दिया, ताकि कोई फ्यूचर की सरकारें टेकअप नहीं कर सके। और ये फाइनली 2006 2 जून 2013 का स्पेशल ब्रांच का लेटर मदरसों में ठहराया जाता है संथाल परगना के एरिया में, और वहां इनका कागज बनाया जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। तो आप देखेंगे सरकार खुद एडमिट कर रही है। आज कैबिनेट ने पास भी किया जातीय जनगणना को लेकर
कार्मिक विभाग को मैं जिम्मेदारी आपके सौंपी गई है माध्यम से प्रस्ताव राज्य बनाने की जनता को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जातीय जनगणना को पारित किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का ये शुरू से ये रहा कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना चाहते हैं, और हमारी जो सरकार है यहाँ पे, वो सरकार ने आज ये घोषणा करके साबित कर दिया कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और निश्चित तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूं अभिषेक, आने वाले समय में आप ये रिकॉर्डिंग रखना, हेमंत बिश्व शर्मा जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चूंकि मैं राष्ट्रीय राजनीति में रहता हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं यूथ कांग्रेस का। आने वाले समय में अभिषेक, असम में हेमंत बिश्व शर्मा अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे, आप देख लीजिएगा इस चीज को। ऐसे जातीय जनगणना लेकर अभी तानाशाही अपनाया हुआ, जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। कार्मिक विभाग को दायित्व सौंपा गया है कि जातीय जनगणना का नोडल उनको बनाया गया है। तनुज खत्री साहब, आज विधायकों का भी वेतन बढ़ गया है, मंत्रियों का भी वेतन बढ़ गया। आखिरी सवाल आपसे, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। खुशी की बात है, लेकिन क्या राज्य की यह स्थिति है कि इस बढ़ते हुए बोझ को वहन कर सके? देखिए, ये समय समय पर ये सब चीजें होती हैं जी। कोई आज ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा, और ये पहली सरकार में भी नहीं हुआ होगा, निश्चित तौर पर इसके पहले की सरकारों में भी ये चीजें होती रही होंगी। और जहां तक बात है, आपका जो सवाल है उसका मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा, उससे भागूंगा नहीं। अगर इस पर रोक लगाने की बात हो रही है कि ये नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस पर सबको सामने आना। बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष दोनों खुश है। ये एक मामला ऐसा है कि विधानसभा में बैठने वाले, चाहे भाजपा के विधायक हो, चाहे आजसू के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, सभी के विधायक खुश है। सबके चेहरों पे खुशी 81 विधानसभा क्षेत्रों में देखना कभी कभी झारखंड की जनता को नसीब होता है। चलिए, बढ़िया है, किसी मामले में तो खुशी नसीब होती है। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री थे, बहुत धन्यवाद तनुज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी साहब थे, सनी जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।